आज का ये वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का एक और पेपर का देखने वाले, जो आपका कल पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल आपका हिस्ट्री का पेपर होने वाला, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर को अच्छे से देखना है। टाइम आपके पास 2 घंटे होगा, जैसा कि आपको पता ही होगा। 40 नंबर का ये हिस्ट्री का आपका पेपर होने वाला है। सामान्य निर्देश की बात करें तो यहाँ पे आपके जो पेपर है 4 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन आपका ए बी सी डी करके होगा। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन होंगे 1 से 4 तक क्वेश्चन होंगे और ये 3 अंक के होंगे। सेक्शन बी में क्वेश्चन होंगे 5 से 7 तक, ये क्वेश्चन होंगे 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी होगा 8वां और 9वां, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी केस आधारित क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी जो अगला सेक्शन आपका लास्ट सेक्शन, वहां पे मानचित्र वाला क्वेश्चन होगा। 10वां क्वेश्चन मानचित्र पर आधारित होगा। बाकी क्वेश्चंस के नंबर मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया और मैं आपको दिखा भी दूंगा। बाकी इसके अलावा इंग्लिश में भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलते हैं हम डायरेक्ट पेपर की तरफ। ठीक है, आपका इंग्लिश में कुछ इस तरह से है। आप ये सामान्य निर्देश आप सभी को पहले ही पता होंगे, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता रहते, तो इसलिए मुझे बार बार बताना पड़ता है। आगे आते हैं सेक्शन ए पे। सेक्शन ए आपका यहाँ से चालू है। लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पे अंक दिख रहे होंगे आपको, कितने नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे प्रश्न संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कृषि क्रांति के प्रमुख प्रभाव का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन 3 नंबर में लिया गया है। ऑलरेडी ये मैंने 6 नंबर में ले रखा है, जिसमें मैंने इसके अलावा कृषि क्रांति है क्या और उसके प्रभाव दोनों लिए थे, तो 6 नंबर में। क्या पता आपका जो है कृषि क्रांति के सिर्फ प्रभाव पूछ सके, तो इसके लिए जो है इसके प्रभाव देख लेते हैं हम, क्या क्या कृषि क्रांति के प्रभाव आए। तो ब्रिटेन में आई औद्योगिक क्रांति के कारण जो है नए कुल पूंजी का बाढ़ सी आ गई। नई कुल पूंजी का मतलब है जो छोटी छोटी चीजें होती है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति हुई तो बहुत छोटी छोटी चीजों में क्या है, बाढ़ सी आ गई, जिसका फायदा कृषि क्षेत्र में भी हुआ। यानी मशीनों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मशीनों में बाढ़ सी आ गई और जिसका फायदा किसको हुआ, कृषि को हुआ। लोगों के नए विकल्प मिले। लोगों को क्या है, नए विकल्प मिले। वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार का है विस्तार होने लग गया। बड़े जमींदारों ने अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत खरीद लिए और गांव के सार्वजनिक जमीनों को इन्होंने घेर लिया। ये हुआ इसका कृषि क्रांति का प्रभाव। और भू संपदाएं बढ़ने से खाद्य उत्पादन में जो है भारी वृद्धि होती है। तो ये आपका 3 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कृषि क्रांति के प्रभाव क्या है, वर्णन करें। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है, मेजी शासन के अंतर्गत जो है जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण की बात हो रही है, किस प्रकार हुआ, जापान में। तो मेजी शासन के अंतर्गत पूछा गया, जब मेजी का शासन चल रहा था उस समय जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ। तो इन्होंने क्या किया था, कृषि पर कर लगा दिया था। जापान में इन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। वस्त्र उद्योगों के लिए इन्होंने भारी मशीनें जो है दूसरे देशों से क्या है, आयात किया। मजदूरों क्या है, दूसरे जो देश के लोग थे या दूसरे कारीगर थे दूसरे देश के, उनसे जो है इनको ट्रेनिंग दिलाई, प्रशिक्षण इनको करवाया। साथ ही जो विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए इन्होंने क्या है, दूसरे देश भेजा, विदेश भेजा। आधुनिक जो बैंकिंग थी वहां की, जो वहां पर उन्होंने बैंकिंग व्यवस्था भी, उसका भी प्रारंभ कर दिया। और कंपनियों को क्या है, कर में छूट देने और सब्सिडी दिया इन्होंने, जिसके कारण बहुत सारे देशों की जो कंपनियां थी वो इस देश में आ रही थी। तो ये आपका हो जाएगा अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण जापान में और मेजी शासन के अंतर्गत हुआ था ये। बाकी ये क्वेश्चन मैंने 3 नंबर में लिया है, आ भी सकता है क्या पता 6 नंबर में। ठीक है, यहाँ पे मैंने उस लायक आपको पॉइंट बता भी दिए है। इसी के अथवा में पूछा गया, जापान की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको स्पष्ट करना है। जापान की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो है जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट थे, उनका शासन हुआ करता था। लेकिन जो है 12वीं सदी तक आते आते असली सत्ता क्या होता है, शोगुनों के हाथ में चली जाती है, और जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम से शासन करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे शोगुनों का पहले तो सबसे पहले जो है एक क्योतो में रहने वाले सम्राट थे, उनका शासन था। फिर उसके बाद जो है 12वीं सदी तक आते आते शोगुनों के हाथ में ये सत्ता चली गई। फिर उसके बाद जो है वही चलाते हैं, और उनके बाद जो है रूप उनका जो सैद्धांतिक रूप से क्या है, राजा के नाम से ये शासन करते थे। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन पूछा गया तीसरा, गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई औद्योगिक वृद्धि का वर्णन करना है। तो गोल्ड रश से क्या क्या हुआ, गोल्ड रश के कारण जो है पूरे अमेरिका जो महाद्वीप है वहां पर रेलवे लाइन जो है बिछ गई। हजारों की संख्या में चीनी मजदूर जो है नियुक्त होने लग गए। रेलवे के साथ साथ सामान बनाने के उद्योग विकसित होने लग गए। बड़े पैमाने पर कृषि करने वाले यंत्रों का जो है उत्पादन प्रारंभ हो गया। और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। तो ये सब संभव किस वजह से था, गोल्ड रश की वजह से। तो ये गोल्ड रश का जो है आप कह सकते हो अमेरिका में प्रभाव पूछ ले।
आर्थिक प्रभाव बताइए गोल्ड रश के, ठीक है, या औद्योगिक वृद्धि का वर्णन करें, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। तो कुछ इस तरह से आपको कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन अगर आए तो, ठीक है। बाकी आंसर यही है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में जो इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिरता ने औद्योगिक क्रांति के आगमन में किस प्रकार योगदान दिया। इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिरता पूछ रहा है, उसने किस प्रकार जो है औद्योगिक क्रांति के आगमन में योगदान दिया। तो ब्रिटेन की बात करें, यानी यहाँ पे जो है ब्रिटेन जो है 3 देशों से मिलकर बनता है, ठीक है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ठीक है। तो ब्रिटेन के तीनों भाग है, इंग्लैंड, वेल्स, ठीक है, यहाँ पे 2 बार लिख गया, तो एक वेल्स आएगा यहाँ पे, और स्कॉटलैंड। एक सम्राट का ही यहाँ पर जो है आधिपत्य था, शांति का यहाँ पे वातावरण, जबकि 3 देश मिलकर ब्रिटेन बने थे। सामान्य यहाँ पर कानून व्यवस्था थी, समान मुद्रा प्रणाली थी और समान बाजार व्यवस्था थी, और बाजार व्यवस्था को स्थानीय प्राधिकरण के हस्तक्षेप से मुक्त कर रखा था। तो यहाँ पे इस कारण जो है इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति आई, इसका आगमन हुआ, ठीक है। और ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी देखिए 3 देश मिलकर एक ग्रुप बना रखे और सब में एक ही चीज चलेगा तो वो सही रहेगा उनके लिए। तो सबके यहाँ पे देखेंगे कानून व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, बाजार व्यवस्था सब एक ही रख रखी थी इन्होंने। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी क्वेश्चन आपको ध्यान से देखने हैं। बाकी मैंने ऑलरेडी आपके लिए जो है 4-5 या पेपर करवा रखे, ठीक है, 4 से 5 जो है प्रैक्टिस पेपर जो है आपके करवाए गए हैं, उनको जरूर देख के एक बार चले जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा, ठीक है। तो बाकी तो हमने ये आपका 3-3 नंबर वाला सेक्शन ये खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन बी, जहाँ पे क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इंग्लैंड में 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंत में विरोध आंदोलनों का जो है समालोचनात्मक विश्लेषण करना, ठीक है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में के अंत में जो है विरोध आंदोलन होते हैं, उसका समालोचनात्मक विश्लेषण करना। तो इंग्लैंड में जो 1780 और 1850 के बीच जो औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है। मजदूर के रूप में औरतें और बच्चे, पुरुषों की बढ़ती मांग, मजदूरों को क्या है शोषण होने लग गया, मजदूरों द्वारा जो है अधिकारों की मांग की गई, ब्रेड व खाद्य के लिए दंगे हो गए। ये देख लीजिए, खाने के लिए ब्रेड और जो खाद्य सामान है, खाने के लिए जो चीजें होती है उनके लिए दंगे हो गए। लुडिज्म आंदोलन हुआ, ठीक है, कानून द्वारा जो है श्रम जीवियों की दशा में सुधार किया गया, जुड़वा अधिनियमों को समाप्त करना, 1833 ईस्वी का कारखाना अधिनियम, काम के घंटे निश्चित किए गए और न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। तो यहाँ पे जो है ये है इसका समालोचनात्मक संस्करण। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंत में जो विरोध आंदोलन हुए थे उसका समालोचनात्मक संस्करण कुछ इस तरह से है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर में, ठीक है। इसको जरूर देख के जाना है, आपको सभी क्वेश्चनों को देख के ही जाना है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी में अथवा जो है 14वीं शताब्दी में जो है 14वीं शताब्दी को पुनर्जागरण काल कहना कहाँ तक उचित है। मैंने कई बार ये क्वेश्चन लिए है और दोबारा इसलिए लिया है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में है और बच्चे इन क्वेश्चनों को देखते भी नहीं है, तो मेरे को दोबारा लेना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 14वीं शताब्दी को पुनर्जागरण काल कहना कहाँ तक उचित है। तो देखिए ये बात इन्होंने कही है, 14वीं शताब्दी जो है उनको पुनर्जागरण काल यानी अच्छा बताया। वही जो 12वीं और इससे पहले के 13वीं शताब्दी है उनको इन्होंने क्या है कि अंधकारमय काल, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ। जैसे प्रश्न ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि 14वीं शताब्दी अगर पुनर्जागरण काल है तो क्या 12वीं और 13वीं शताब्दी क्या अंधकारमय काल है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो है बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया गया है। आगे जो है दूसरा पॉइंट है इंग्लैंड के पीटर बर्ग का सुझाव कि बर्ग हार्ट के विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है इस काल और पहले के कालों को क्या है बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। 14वीं शताब्दी में ये हो गया। आगे जो है चौथा जो पॉइंट है पुनर्जागरण गतिशीलता व कलात्मक सृजनशीलता का काल तथा मध्य अंधकार में काल सही नहीं है। मतलब आप 14वीं शताब्दी को बोल रहे हो कि बहुत जो है गतिशीलता है, कलात्मक है, ठीक है, ये काल है, और वही आप 12वीं और 13वीं शताब्दी को जो पिछली काल है उसको आप मध्य काल को क्या कर रहे हो अंधकार में काल। तो ये सही नहीं है। पांचवा पॉइंट है इटली में जो है पुनर्जागरण से जुड़े तत्व 12वीं और 13वीं शताब्दी 13वीं सदी में फ्रांस में साहित्यिक व कलात्मक रचनाओं के विचार पनपे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लेंगे कि 12वीं और 13वीं में जो है विचार पनपे, तो हम 14वीं शताब्दी को इतना क्यों वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजें होती है 14वीं शताब्दी में हुई, लेकिन हम इसके अलावा ये नहीं बोल सकते कि 12वीं और 13वीं शताब्दी जो चल रही थी वो खराब थी या बहुत गिरी हुई थी, ठीक है।
यहीं पे अगला पॉइंट है, इस समय के बदलावों में केवल रोम व यूनान की क्लासिकी सभ्यता का हाथ नहीं था, बल्कि एशिया जो है, एशिया उसकी भी जो है प्रौद्योगिकी व कार्यकुशलता का भी हाथ था, विकसित प्रौद्योगिकी व कार्यकुशलता का भी हाथ था। ठीक है, विश्व का बड़ा क्षेत्र आपस में संबंध हो चुका था। वास्तव में यूरोप के प्रारंभिक इतिहासकारों ने पुनर्जागरण पर यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण ही रखा। तो कुछ इस तरह से जो है आप इसका जो है एक्सप्लेन करोगे। 14वीं शताब्दी को पुनर्जागरण काल कहना कहाँ तक उचित है, तो रियलिटी में आप कहेंगे तो उचित नहीं है, इसके अंदर आप जो है वो देंगे, क्योंकि 12वीं और 13वीं शताब्दी मेनली इससे पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। आगे हम आते हैं अगले जो क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका छठा, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं कि औद्योगिक क्रांति एक मिश्रित वरदान साबित हुई। इसका आंसर देख लेते हैं। तो औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले हम देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति से नई नई मशीनों का आविष्कार होने लग गया। दूसरा पॉइंट, उत्पादन में मशीनों का प्रयोग होने से क्या मानव जो भारी कामों से जो छुटकारा मिल गया, जो कभी वो बहुत समय में करता था वो बहुत जल्दी करने लग गया। तीसरा पॉइंट है, औद्योगिक क्रांति से यातायात व संचार के साधनों के नए नए आविष्कार होने लग गए। परिवहन व तीव्रगामी साधनों के समय और दूरी पर मनुष्य ने क्या विजय हासिल कर ली। पांचवा पॉइंट है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य ने आराम व सुख की वस्तुएं क्या है बहुत सस्ती कीमतों पर आसानी से आम व्यक्तियों को भी मिलने लग गई। कच्चे माल की जो है मांग बढ़ गई, जिससे कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार आया, जैसा कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था, कृषि क्रांति। और बैंकिंग प्रणाली का विकास होता है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर लिखोगे। औद्योगिक क्रांति के ये आपके सकारात्मक प्रभाव थे। वही हम नकारात्मक प्रभाव भी देखे तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी है। को जो लोग थे, औद्योगिक क्रांति कहाँ होती है, मेनली शहरों में होती है। ठीक है, उद्योग कहाँ होते हैं, शहरों में होते हैं। तो गांव से जो है लोग शहरों की तरफ आए रोजगार की तलाश में, और शहरों में उनका आगमन हुआ। शहरों में आने से जो है अत्यधिक जनसंख्या हो गई, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और आवासीय समस्या हो गई। तीसरा पॉइंट है, स्त्रियों व बच्चों का शोषण होने के कारण स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ा। घरेलू व कुटीर उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जो बहुत छोटे लेवल पे थे, उनका धंधा था बिल्कुल समाप्त हो गया। समाज दो भागों में बट गया, उद्योगपति और सर्वहारा वर्ग। तो ये इसका जो है सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव था औद्योगिक क्रांति का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपका छठा क्वेश्चन था। इसी में जो है अगला क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। छठे क्वेश्चन में जो है एक और अथवा होगा। ठीक है, छठे क्वेश्चन में भी आपका अथवा होगा, तो देख लेना एक तरह से। यहाँ पे जो है गलती से जो है ये डिलीट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो जब मैं ले रहा था तो डिलीट हो गया, क्योंकि ये बॉक्स में होता है तो बॉक्स एकदम से डिलीट हो जाता है पूरा, अगर सेलेक्ट करते तो डिलीट हो गया होगा। तो उसमें भी अथवा आएगा। बाकी 7वें क्वेश्चन पे आते हैं, चीन की भौगोलिक और जापान की भौगोलिक व्यवस्था, उसमें अंतर। देखिए ये क्वेश्चन 3-3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और ऐसा भी है कि ये 6 नंबर में भी पूछा जाए। तो चीन की और जापान की भौगोलिक स्थिति का वर्णन हम कुछ इस तरह से करते हैं। सबसे पहले चीन की बात करें तो चीन एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है। यहाँ की जलवायु में विविधता पाई जाती है। यहाँ कई राष्ट्रीय भाषाएं हैं, और खानों में जो है क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ चीन की बात हो रही थी। वहीं जापान पे आए तो जापान क्या है, एक द्वीपीय श्रृंखला वाला देश है, यानी द्वीपीय देश है। ठीक है, और यहाँ की जो यहाँ पर जो जमीन है वहाँ आधे से ज्यादा क्या है पहाड़ी है, पर 50% से अधिक जो है जमीन पहाड़ी है। ये भूकंप वाला क्षेत्र है। यहाँ दिन में जो है 4 बार जो है भूकंप आ जाते हैं। ओकिनावा द्वीपों की यहाँ पे श्रृंखला जो है वो दक्षिण में स्थित है, और यहाँ के सबसे बड़े 4 द्वीप है, होशु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइडो। ये आपका मैप से क्वेश्चन है, और मैप वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से ये आपका 7वां क्वेश्चन भी हो जाता है। तो ये आपका सेक्शन ए और बी कंप्लीट। ए आपका सेक्शन ए बी, ठीक है, और सी वाला जो होगा सेक्शन आपका वो होगा स्रोत आधारित, केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन सी पे आते तो केस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इसको पढ़ना है, और इसके हिंट मिल जाएंगे आपको इसमें, और इसके आंसर देने जैसे आप इसे पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, पहले मत पढ़ना, आप ये करना कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना। क्वेश्चन 1 क्या है, थॉमस जेफरसन कौन थे? अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति और वर्ड्सवर्थ के समकालीन थॉमस जेफरसन। ठीक है, तो ये क्या है, थॉमस जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे। ये आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले पॉइंट पे, थॉमस जेफरसन को क्यों जाना जाता था? तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा पत्र लिखने के लिए जाना जाता है। उन्होंने ये जो है अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा पत्र लिखी थी। ठीक है, तीसरा जो है क्वेश्चन, मूल अमेरिकियों के बारे में उनके क्या विचार थे? तो वो सोचते थे, थॉमस जेफरसन का मानना था कि मूल अमेरिकी लोग एक महान जाति के थे, जो शरीर और दिमाग से श्वेतों के बराबर थे, परंतु सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से हीन थे।
यहाँ पे जो है ये पहला स्रोत वाला क्वेश्चन जो है आपका 8वां ये कंप्लीट हो जाता है। 4-4 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये आपका स्रोत कंप्लीट हो गया। दूसरा स्रोत वाला क्वेश्चन है, ये आपका 9वां क्वेश्चन है और ये आपका स्रोत है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं कहूंगा आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाए। क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उपरोक्त पंक्तियों का वर्णन किस ऑस्ट्रेलियाई इलाके का है तथा कब किया गया? तो इसे आप पढ़ेंगे तो इस सिडनी के एक इलाके का वर्णन है 1790 का, ठीक है। इस इलाके में खाद्य संसाधनों की कमी क्यों उत्पन्न हुई? तो यहाँ पे आप देखेंगे खाद्य जो संसाधन है, इसे आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी मैं आपको आंसर यहीं दिखा देता हूँ। ब्रिटिशों की उपस्थिति ने आदिवासियों के उत्पादन को जो है नाटकीय ढंग से अस्त व्यस्त कर दिया। और तीसरा जो है ब्रिटिश की उपस्थिति ने आदिवासियों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया? तो बहुत सारे जो है यहाँ पे पॉइंट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, इसे पढ़ लेना एक बार और लिख लेना। बाकी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये चीजें भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे हिंट के लिए आपको बताया गया है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 9वां था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन सी जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आते हैं आपका सेक्शन डी, खंड घ, मानचित्र आधारित क्वेश्चन है ये। और सेक्शन डी है मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे जो मैप दिया गया है कुछ इस तरह से, जैसे ये इंपॉर्टेंट मैप है, मैंने आपका पिछला वीडियो कराया था उसमें भी एक मैप लिया था, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अनगिनत बार आता है पेपर में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का ये मैप है, यहाँ पे मैं बता दूं ऑस्ट्रेलिया का ये मैप है और ये अनगिनत बार आता है पेपर में। यहाँ पे जो है आपको दिया रहेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। या तो इस तरह से पूछ ले या तो आपका ऐसा एरो बना दे, ठीक है, ए बी सी, तो आपको देख लेना है। बाकी मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, जैसे डार्विन है यहाँ पे, ठीक है, एडिलेड है, मेलबोर्न है, सिडनी है, कैनबरा है, ये सारी चीजें जो है पूछी जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका पूरा पेपर हिस्ट्री का। तो कुछ इस तरह से जो है आपका टर्म 2 में पेपर आएगा। मैप वाला भी खत्म हो जाता है, जिसमें मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए ऑस्ट्रेलिया के मैप से, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको एक बार ये देख लेना है, जो हमने प्रैक्टिस पेपर करवाए उनको आप जरूर जाकर देख लीजिए, ठीक है। टोटल जो है 5 से 6 प्रैक्टिस पेपर जो हमने करवा रखे हैं उसको एक बार देख लीजिए और पेपर देने जाइए। 90% जो क्वेश्चन है वहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। 90% क्वेश्चन अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिस पेपर बनाए वहीं से पूछे गए, तो जाकर जरूर देख लीजिए उनको भी। और ये आपका लास्ट पेपर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा पेपर किस तरह से आने वाला है। यही था आज का वीडियो। और हिस्ट्री के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने करवा रखे, अगर देखना हो तो आप जाकर देख सकते हो। वीडियो के एंड में आपको बॉक्स दिख जाएगा पेपरों का, ठीक है, और 4 बॉक्स दिख जाएंगे जहाँ पे आपको जो है पेपर का दिख जाएगा। यहाँ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जहाँ पे हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, आप इजिली देख पाओगे। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आपको जो है राइट साइड में सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहां सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर क्लिक करना है आपको और बेल का आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, आप आने वाली जो हमारी नई वीडियोस होगी उसके नोटिफिकेशन देख पाओगे और आप जो हमारी वीडियोस देख पाओगे। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।